कठिन फैसले एक दिन जिंदगी बदल देते हैं। तो आपको भी इसी स्टडी को लगातार रखना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डिसीजन आपका है, लगातार देखते रहिए। ठीक है, शुरू करते हैं आज। कल हमने सिग्निफिकेंट फिगर किए थे, उससे आगे आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल जो हमने सार्थक अंक किए थे, आपको मैंने रूल बताए थे, वो रूल आपने आई होप स्टडी किए होंगे घर पे। उससे आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। सार्थक अंक कल निकाले थे हमने। देखो, सार्थक अंक के बाद हमने 5 रूल दिए, वो आपको याद हो गए हुए। रासायनिक आधारभूत रूप से एक प्रायोगिक विज्ञान है। इसके अंदर पदार्थ के भौतिक रासायनिक गुण हैं, उन दोनों का मापन संबंधित गुणों का अध्ययन किया जाता है। मापन के परिणाम हम 2 पदों में व्यक्त करते हैं। कल मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री के अंदर मापन कैसे करते हैं। उसी मापन के दरमियान हम आगे बात कर रहे हैं अंकगणित संख्या या उस परिणाम का मात्रक क्या इकाई। या तो हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कोई वैल्यू है उससे कर लेंगे, या फिर उसकी यूनिट क्या है उसको लेकर। ये 2 मापन है इसके अंदर। प्रत्येक प्रायोगिक मापन एक दूसरे से कुछ अलग होते हैं। उनमें से पाई जाने वाली त्रुटियां, अनिश्चितता मापन यंत्र और मापन करने वाले व्यक्ति की दक्षता पर निर्भर करता है कि आदमी कितना प्रैक्टिकली ईमानदारी से करता है, फिर उसके अंदर कितनी उसकी एफिशिएंसी है। एक समान किए गए मापन में प्राप्त मानों के एक सेट की निकटता यथार्थ कहलाती है। यथार्थता परिशुद्धता से संबंधित होती है, जो यथार्थ मान के निकट मान को प्रदर्शित करती। ये 2 वैल्यू हमने कल डिस्कस की थी। उसके बाद देखिए, सार्थक अंक किसी संख्या के अंकों के 0 से 9 तक को जिनके द्वारा किसी भौतिक राशि को पूर्ण तो उसके यथार्थ मान तक व्यक्त करते हैं, उसे सार्थक अंक कहते हैं। एक भौतिक राशि में सार्थक अंकों की संख्या मापन में प्रयुक्त यंत्र के न्यूनतम मान पर डिपेंड करती है। यानी सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो भी आप यूनिट वगैरह निकालते हो, उनका मापन है वो कितना करेक्ट है, उसी को लेकर हम सार्थक अंक की बात कर रहे हैं। सार्थक अंक के निर्धारण के वापस मैं आपको लिख देता हूँ ये नियम वगैरह, क्या क्या इसके नियम है। देखो, पहला नियम है सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ये हमने कल भी बात की थी। एग्जांपल है, जैसे कोई दे रखा है 1 2 3 4 है, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या 4 होगी। जैसे x की 1 8 9 है, तो इसके अंदर सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी, नो डाउट। उसके बाद देखिए क्या दूसरा नियम, सभी वे शून्य जो 2 अशून्य अंकों के बीच में उपस्थित होते हैं उसे भी क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई संख्या है 1007, उनके बीच में आपको पता देख लो, इसके अंदर 2 डिजिट शून्य है, तो शून्य को भी क्या करेंगे हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1007 है, तो इसके अंदर अगर 3 शून्य है तो इसे हम सार्थक अंक काउंट करेंगे। तो इस प्रकार से उसके बीच में यदि संख्या है तो उसको हम सार्थक अंक में लेंगे। यानी दोनों लेफ्ट और राइट में 0 नहीं होना चाहिए, बाकायदा उनके बीच में जो भी नंबर है उन बीच में 0 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, उसको हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे। नियम 3 देखिए, यदि शून्य किसी अंक व दशमलव के मध्य स्थित है तो वह सार्थक अंक नहीं होगा। देखो, ये मैंने आपको कल भी बताया गया, शून्य अंक यदि पहले है, जैसे
084 में 2 सार्थक अंक है, क्योंकि ये जो दशमलव आ गया उसके पहले या बाद के जो भी डिजिट है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। या फिर x बराबर 1.0064 में है तो इसमें 5 सार्थक अंक है। देखो यानी 0 पहले आ गया तो उसको सार्थक, 0.00 इसको 00 को हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करते। जबकि देखो 1.0 यानी कोई डिजिट है उसके मध्य में यदि 0 है तो उसको हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे। रूल 5 सभी शून्य जो अशून्य संख्याओं के दाईं ओर होते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे संख्या x बराबर 0.00800 में 3 सार्थक अंक है, यानी सभी शून्य जो अशून्य संख्या के दाईं ओर है, यानी सभी शून्य जो अशून्य संख्या है, यदि इसे यहाँ x बराबर 1 होता तो हम इसको पूरे को काउंट करते, तो इसमें आपके सार्थक अंकों की संख्या होती 3 और 3 6, यानी 6 नंबर होते हैं। जबकि देखो 0.00 है, 0.0 है तो 0 दशमलव के बाद में यदि 2 0 है उसके बाद संख्या है जिसको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, नियम 5 देखिए, अशून्य संख्या के दाईं ओर वाले सार्थक अंक बन जाते हैं जब वे किसी मापन से आते हैं। एग्जाम्पल, माना कि 2 मापी की दूरी 3050 मीटर है, इसके अंदर 4 सार्थक अंक 03050 है तो इसको हम सार्थक अंक काउंट करते हैं। इसी दूरी को 3.050 किलोमीटर में या 3.050 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं। इन सभी अभिव्यक्तियों में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। दशमलव का स्थान परिवर्तित करने से भी परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। मापन से प्राप्त सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी मापन में उतनी ही यथार्थता यानी उसकी यथार्थता आएगी। निकटता क्या होती है, सन्निकट मान क्या होता है, सन्निकट राउंडिंग में जैसे लेते हैं ना 9 पॉइंट, फर्स्ट को हम 9.2 है या 9.3 है 9.5 मान लेते हैं, 9 पॉइंट अबो है तो उसको कर देते हैं। जब मापन के मानों का निकटतम राउंड ऑफ किया जाता है तो हम उस नियम का पालन करते हैं। इसको अगर बैठ ढंग से अगर समझे तो आपके अगर परसेंटेज है उस परसेंटेज में जैसे किसी के 92.3 है तो उसको 90 मान, और अगर 92.6 है तो इसको 92 की जगह हम ले लें 93%, ऐसे इसको राउंड फिगर करते हैं। राउंडिंग ऑफ मान होता है उसे निकटता या सन्निकट मान कहते हैं। यदि पूर्णांक की जाने वाली संख्या 5 से छोटी हो तो उसे अंक को हटा देते हैं। यही बात है जो मैंने अभी आपको बोली है, यानी x बराबर 7.82 है, इसको अगर हम 7.8 लिखेंगे। इसी संख्या के स्थान पर यदि 7.87 होता तो इसको हम लेंगे 7.9। ठीक है, नियम 2 क्या कहता है, यदि पूर्णांकित की जाने वाली संख्या 5 से बड़ी है तो उससे पहले वाली संख्या में एक बड़ा अंक जोड़ दिया जाता है। 6.87 है तो अब 0.87 न रख के 6.8 नहीं लिखेंगे, अब 6.9 लिखा जाएगा। ठीक है, नियम 3 देखिएगा, यदि पूर्णांकित की जाने वाली संख्या में 5 के साथ शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या है तो 5 से पहले वाले अंक में एक बढ़ाकर लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखो, x बराबर 16.35 अंकित कर 16.4 लिखा जाता है, यानी ये 3 से क्या है, यानी 5 से कम है, इसको संख्या क्या किया हमने 0.4 लिख दिया। ठीक है, नियम 4 देखिए, पूर्णांकित की जाने वाली संख्या में 5 के बाद शून्य है और 5 से पहले वाली संख्या सम है तो संख्या अपरिवर्तित रहेगी। जैसे x बराबर 3.250, यानी देखो दशमलव का 5 है तो इसको 5 कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, इसको राउंड फिगर में 3.2 ही लिखेंगे क्योंकि इसके पीछे वाली संख्या 5 है। ठीक है, नियम 5, पूर्णांकित की जाने वाली संख्या में 5 के बाद शून्य है और 5 से पहले वाली संख्या विषम है तो पहले वाली संख्या में एक जोड़ दिया जाता है। जैसे x बराबर 3.750 है, देखो 3 के बाद दशमलव के बाद एक विषम संख्या है तो इसको क्या करते हैं, एज इट इज रहने यानी एक अंक जोड़ देते हैं। गणना में सार्थक अंक जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग ये भी है आपके, तो इनको भी करना पड़ेगा सार्थक अंकों के साथ। तो जोड़ या घटाओ, जोड़ने और घटाने में निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखें।
पहला देखो, पहला पॉइंट है कि जोड़ करेंगे तो सभी राशियों को एक समान मात्रक में बदलना है। ऐसे नहीं है कि संख्या मात्रक है वो अलग अलग हो गए और उसे अलग अलग मात्रक से नहीं करना है, आपको सेम मात्रक रखना है और सेम मात्रक रहेगा तो क्या हो जाएगी, संख्या आपस में जुड़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, यदि एक राशि को 10 की घात में इन 10 की पावर में व्यक्त किया जाता है तो अन्य सभी राशियों को 10 की घात में परिवर्तित करना चाहिए। यदि कोई भी संख्या है तो आप उसको अगर 10 में कन्वर्ट, 10 की पावर पूरी संख्या को 10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तब भी क्या होगी, जोड़ बाकी होगी। पॉइंट सी देखिए, जोड़ और घटाने के बाद प्राप्त परिणाम से दशमलव के बाद उतने स्थान तक अंक सार्थक होते हैं जो अवयव संख्या के न्यूनतम होते हैं। न्यूनतम संख्या तक क्या करते हैं, हम उसको सार्थक अंकों में लेते हैं। नेक्स्ट है गुणा और भाग। गुणा और भाग, यदि किसी संख्या को स्थिरांक से गुणा किया जाता है तो सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट नंबर बी, गुणा अथवा भाग की गणनाओं में जो आती है उसमें सार्थक अंकों की संख्या वही संख्या होती है जो ऑपरेटर या मतलब सार्थक अंकों वाली संख्या में होते हैं। जो संख्या में जो जितनी भी डिजिट है वो इतनी रहती है, इसमें कोई गुणा भाग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मापन की इकाई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, देखो मापन की इकाई किसी राशि के मापन के लिए चुना गया मानक आवश्यक रूप से उस राशि की प्रवृत्ति का होता है, उसे उस राशि की इकाई कहते हैं। इकाई मुख्य रूप से निम्न प्रकार की होती है। आपको पता होगा कि इसकी एक सीजीएस, एक एसआई पद्धति होती है, वर्तमान उच्चल्य एसआई पद्धति होती है। तो पहली है वो मापन की जो इकाई होती है वो है सीजीएस। उसके बाद एसआई भी है एक यूनिट, ठीक है, एसआई है, सीजीएस है, ये इसकी यूनिट है। तो पहले ये सीजीएस प्रकार का, इसमें क्या होगा, लंबाई को सेंटीमीटर मापेंगे, द्रव्यमान होगा तो हम उसको किलोग्राम में मापेंगे, समय सेकंड में। तो इस प्रकार सीजीएस है तो लंबाई को हम सेंटीमीटर मापते हैं, लंबाई एल, द्रव्यमान एम, एल एम और टी। जो आप फिजिक्स के अंदर विमाएं पढ़ते हैं वो इसी के आधार पर हम लेते हैं। यह लेंथ है इसको एल से शो कर लिया, फिर द्रव्यमान है तो इसे हम एम से शो कर लेते हैं, और यदि टाइम है तो इसे हम टी से शो कर देते हैं, और टी का जो मात्रक लेते हैं वो लेते हैं हम सेकंड। ठीक है, एक और पद्धति है एमकेएस। एमकेएस पद्धति, इस एमकेएस पद्धति में क्या है, एमकेएस पद्धति होता है लंबाई को लेते हैं मीटर में, लेंथ है जिसे लेंगे एम, ठीक है, लंबाई को लेंगे मीटर में, फिर द्रव्यमान है, इसको द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। तो देखो सीजीएस में हमने लेंथ को किस लिया था, लंबाई को, और एमकेएस है तो इस एमकेएस में हम किस में ले रहे हैं, लंबाई को मीटर में ले रहे हैं, ये ध्यान रखना है आप। ठीक है, उसके बाद देखिए द्रव्यमान है तो हमने लिया था द्रव्यमान को एम, द्रव्यमान को किस में लिया था हमने, द्रव्यमान को हमने शो किया था किलोग्राम में, तो इसमें भी द्रव्यमान को हम किलोग्राम में शो कर रहे हैं कुछ। ठीक है, फिर समय है तो समय को यहाँ पे भी सेकंड में, और एमकेएस में भी सेकंड में होता है और सीजीएस में भी सेकंड में होता है। नेक्स्ट जो है वो है एफपीएस। नेक्स्ट जो आपकी प्रणाली है वो कौन सी, एफपीएस। एफ देखो इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा, जितने इतना आपको टेंशन की जरूरत ही नहीं है। जैसे सी है तो सी को अगर 3 याद रखना आपको डाटा, लंबाई, द्रव्यमान और समय। क्या क्या याद रखोगे, लंबाई, द्रव्यमान और समय। यदि पद्धति कह दे आपको सीजीएस, सीजीएस यदि कह दे सी फॉर सेंटीमीटर, जी ग्राम है तो इसको किलोग्राम में, तो किलोग्राम में व्यक्त हो जाएगा। और अगर टाइम का यदि आपको कह दे तो टाइम दोनों में यानी इसमें सीजीएस एस यानी सेकंड ले लेंगे। फिर एमकेएस, एमकेएस पद्धति में वही वापस लंबाई, द्रव्यमान और समय, और द्रव्यमान को इसको लंबाई को एम है, एम से लेंगे मीटर,
और के किलोग्राम और एस यानी सेकंड, दो हो जाएगी एमकेएस पद्धति। इसी प्रकार तीसरी जो आपकी वो है एफपीएस। एफपीएस वापस वही आपकी लंबाई मीटर और लंबाई समय, तो लंबाई को अगर एफ है तो एफ को अगर आपको पता तो उसको फुट के अंदर भी मापते हैं, 1 फुट 2 फुट 3 फीट, ठीक है। पी है इसको पाउंड, द्रव्यमान को मात्रा की पाउंड भी होता है, ठीक है, और टाइम है तो उसको सेकंड में। तो तीनों प्रणाली में समय को तो देखो आप है वो सेकंड में मापा जा रहा है, जबकि दो में द्रव्यमान को किलोग्राम में और एफपीएस में तो पाउंड में। और जो तीनों पद्धति भिन्न देख रहे हो है आपका लंबाई मापन, सीजीएस में सेंटीमीटर से मापते हैं, एमकेएस में आपको मीटर से मापते हैं और एफपीएस में फुट से मापते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एसआई पद्धति। एसआई पद्धति जो वर्तमान में चल रही है, इसी पद्धति के आधार पर मात्रक दिए जाते हैं। एसआई पद्धति अक्टूबर सन 1960 हमारे मापन की अंतरराष्ट्रीय कमेटी ने इकाइयों की एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली प्रस्तुत, इसे संक्षेप में एसआई इकाइयां कहते हैं। ये मैट्रिक प्रणाली का संशोधित रूप है। इस प्रणाली की 7 मूल इकाइयां होती है, शेष सभी इकाइयों से व्युत्पन्न की जाती है। विमा जो आप स्टडी करते हैं, ये 7 इकाइयां यदि आपको याद है तो आप विमा आसानी से निकाल सकते हैं। और मूल इकाइयां कितनी होती है, आ जाए कभी भी कैब में मूल इकाइयां कितनी होती है, तो मूल इकाई होती है 7। ऐसा यूनिट का इसका भार मापन या अंतरराष्ट्रीय कमेटी कब गठित की गई थी, तो वो गठित की गई थी अक्टूबर सन 1960 में, ठीक है। उसके विमीय विश्लेषण यानी डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, विमीय ये 7 मूलभूत की सहायता से व्युत्पन्न करने हम किसी भी मात्रा या स्थिरांक को प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रदर्शित की मात्राओं को इकाइयों को हम व्युत्पन्न इकाई कहते हैं, यानी उसको डिराइव करते हैं किसी से। अगर हम उसको डिराइव यानी 7 मूल इकाई है तो 7 मूल इकाई कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे, यानी अन्य प्रकार की इकाइयां हैं वो निकाल लेंगे, उसे बोलते हैं व्युत्पन्न करना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा मात्रा का इस प्रकार व्युत्पन्न इकाई की मदद से परिणाम ज्ञात करने की विधि को विमीय विश्लेषण कहते हैं, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। तो आ जाए कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, तो आप सिंपल सा कहेंगे कि जो एसआई यूनिट के द्वारा 7 मूलभूत इकाइयां गठित की गई थी, इसी मूलभूत इकाइयों को लेकर हम अन्य प्रकार की इकाइयों को व्युत्पन्न या डिराइव कर सकते हैं, इसी को हम विमीय विश्लेषण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल है, जैसे चाल है, वेग को दूरी बटा समय से व्यक्त किया जाता है, अतः इसी इकाई को मीटर अपॉन मीटर पर सेकंड या मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं। बल है जिसका मात्रा द्रव्यमान इनटू त्वरण की इकाई किलोग्राम मीटर सेकंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा याद करते रहना है साथ साथ में, और पढ़ना भी करना, वापस ऐसे नहीं कि आप यहीं पढ़े और घर पे बिल्कुल भी इसके प्रति ध्यान न दे। अब लगातार पढ़ाई को जारी रखें। नेक्स्ट देखिएगा, यदि एक राशि आपके आगे नीचे द्रव्यमान, ये मूल इकाई कौन कौन सी है, मूल 7 मूल यूनिट को हम लेते हैं। पहली यूनिट है लंबाई, जिनको मीटर में शो किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपकी मैं टेबल दे रहा हूँ, इस टेबल को अच्छी तरीके से याद कीजिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। लंबाई, फिर है द्रव्यमान, आपको किलोग्राम में मापते हैं, इसका मात्रक कहता है किलोग्राम, केजी लिखते हैं।
तो सेकेंड स्मॉल एस से शो करेंगे। टेम्परेचर इसको शो किया जाएगा केल्विन से। उसके बाद विद्युत धारा इसका मात्रक होता है एम्पियर। प्रकाश तीव्रता कैंडेला सीडी। पदार्थ की मात्रा मोल, जो एक पदार्थ की मात्रा जो होती है उनका मात्रक है मोल। तो ये जो आपकी 7 यूनिट है, इन 7 यूनिट को आप याद करेंगे। यदि हम लिखें तो मीटर को लिख देंगे, द्रव्यमान को मीटर, किलोग्राम को केजी। इस प्रकार से आप इनका मात्रक होता है याद के समय का सेकंड लिख देते हैं, और टेम्परेचर का केल्विन लिखते हैं, एम्पियर का ए लिखते हैं, और कैंडेला का सीडी लिखते हैं, और मोल का MOL लिखते हैं। ठीक है, ये है आपके मात्रक। और अगर हम इसको वन वर्ड के अंदर याद करना सही है तो देखो, लंबाई LM, उसके बाद T, LM हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान और समय। उसके बाद याद वापस टेम्प, TEM, टेम्प याद करेंगे। उसके बाद करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, टेम्प इलेक्ट्रिसिटी यानी LMT, टेम्प इलेक्ट्रिसिटी जाएगा आपकी प्रकाश तीव्रता पदार्थ की मात्रा। तो ये है मूल यूनिट, और इसी मूल यूनिट के द्वारा हम क्या करेंगे, सभी प्रकार की इकाइयों का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे ये भी देख लीजिएगा आप। देखो, क्षेत्रफल है यानी एरिया, एरिया का मात्रक है वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर लिखते हैं ना, मीटर स्क्वायर हो जाता है एरिया। ठीक है, उसके बाद देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम को मीटर क्यूब लिखते हैं। ठीक है, फिर है वेलोसिटी, तो मीटर प्रति सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो मीटर प्रति सेकंड हो गया। उसके बाद देखो एक्सेलरेशन, त्वरण, मीटर प्रति सेकंड वर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखो इसी से निकलता है। फिर है मोलर यानी डेंसिटी, तो किलोग्राम प्रति घन मीटर हो जाएगा। मोलर द्रव्यमान, इसका किलोग्राम प्रति मोल हो जाता है। मोलर आयतन घन मीटर प्रति मोल होता है। और मोलर सांद्रता, तो इसका मात्रक होता है मोल प्रति घन मीटर। और नेक्स्ट है आपका फोर्स, बल, इसका मात्रक न्यूटन होता है, पता ही आपको। टेम्प, इसका प्रेशर, प्रेशर का होता है पास्कल। और ऊर्जा कार्य है, तो ऊर्जा या कार्य है, इसका मात्रक होता है कार्य का या ऊर्जा कार्य, इसका मात्रक होता है जूल। ठीक है, ये है इनके इकाई है। इनकी इकाइयों को भी आप ध्यान रखें ताकि आपके आगे काम आएगी। तो इनको आप याद करें, कॉपी में लिखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद होनी चाहिए आपको ये और ये भी। ठीक है, उसके बाद मूलभूत इकाई को प्रदर्शित करने वाले मानक उपग्रह, उपसर्ग। देखो प्रफिक्स होते हैं, और यही प्रफिक्स होते हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हेल्पफुल होगी। तब इनको आपको सीखना अच्छी तरीके से, क्योंकि अभी आप 10th से पास आउट हुए, तो 11th में है, तो 11th में कभी जो आपका बेस बन रहा है, उस बेस को यदि आप मजबूत करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपका बेस मजबूत नहीं हुआ तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये एक बेस मजबूत करने के लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि आपकी नींव बन जाए। और नींव बनने के बाद हम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर अगर अच्छी पकड़ बने तो आपको केमिस्ट्री जैसा कोई इजी अच्छी तरीके से समझ में आ भी जाएगा। और यदि आप रेगुलर क्लास भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए रिक्वेस्ट यही है आपसे कि आप लगातार क्लास, ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए। बेसिक जो आपका कोर्स चल रहा है 11th में, इन बेसिक को अगर आप नहीं करेंगे और डायरेक्ट यदि आप ऑर्गेनिक सीखने जाए तो शायद ही आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो आप ये देखो यूनिट है, प्रीफिक्स वगैरह, गुणांक क्या है। जैसे आपको दे दिया 10 टू द पावर
देखा होगा आपने। देखो धनात्मक मान पहले लेते हैं, उसके बाद ऋणात्मक मान लेते हैं। अब ये जो मान दे रखे हैं जैसे 10 डेसी, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, जेप्टो, योक्टो। अब देखो 10 टू द पावर 10 है तो इसे बोलेंगे डेसी, 10 टू द पावर -2 है इसे बोलेंगे सेंटी। लिखते जाइए आप, 10 है तो उसे बोलेंगे डेसी, जैसे सिंपल 10 तो क्या बोल दिया, डेसी। पावर 2 लग गई तो हो जाएगा सेंटी, 10 टू द पावर -3 हो गया तो हो जाएगा सेंटी। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे माइक्रो, तो माइक्रो में क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -6, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -6। उसके आगे देखिएगा माइक्रो नैनो, ये बहुत यूनिट काम आएगी, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं इनको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। इन राशियों में भी आपको कन्वर्जन आना चाहिए, आगे जो मैं करवाऊंगा ये वाले आपको याद नहीं होंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, इनको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। अब देखो पहला कौन सा हुआ, डेसी, दूसरा कौन सा हुआ, सेंटी, तीसरा है मिली, और चौथा हो गया आपके माइक्रो, यानी उसकी जो होती है 10 की जो पावर होती है वो -6 होती है। उसके बाद हो गया नैनो। अब देखो नैनो में क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -10 टू द पावर -9, ठीक है, तो ये हो जाएगा नैनो। अब पिको 10 टू द पावर -12 हो जाएगा, ठीक है। फैक्टो 10 टू द पावर -15 हो जाएगा, एटो 10 टू द पावर -80 हो जाएगा, जैक्टो 10 टू द पावर -31 हो जाएगा, और योक्टो 10 टू द पावर -24 हो जाएगा। ये यूनिट है, आपको याद करनी है। एक बार वापस रिकॉल करवा देता हूं आपको। देखो पहली कौन सी थी, डेसी, डेसी में क्या आ जाएगा 10, यानी इसका दशमलव 10। उसके बाद यदि सेंटी है तो लग जाएगा 2 सेंटी। इसके बाद माइनस की 10 के ऊपर पावर है -3 तो क्या हो जाएगा डेसी सेंटी मिली। अगर उसके 10 के ऊपर माइनस है 6 तो क्या हो जाएगा मिली माइक्रो, यानी माइक्रो हो जाएगा। और उसके बाद यदि 10 के पावर माइनस है 9 तो क्या हो जाएगा नैनो, और 10 टू द पावर -12 है तो हो जाएगा पिको, 10 टू द -50 है तो फैक्टो, 10 टू द -80 है तो एटो, 10 टू द -21 है तो फैक्टो, और 10 टू द पावर 24 है तो हो जाएगा योक्टो। याद कीजिएगा। और इस साइड हो गए आपके माइनस वाले, और इस साइड देखिए प्लस वाले, नीचे से स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। यहां से देखिएगा ये वाली लाइन 10 है, 10 को बोलते हैं सिंपल सा डेका, क्या बोलेंगे डेका। और इसको क्या बोला था माइनस के अंदर है तो डेसी, यानी डेसी का सिंपल सा अगर आपको ये ऐसी है कि 1/10 ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो ये सभी जो ये वाली संख्या है ना, ये वाली, ये सभी क्या करती है माइनस में चलती है, यानी 1/10 में आएगा, 1/100, 1/1000 इस तरह से, ठीक है। जैसे तो ये 2 जीरो आ गए, ठीक है, तो ऊपर जाके 10 टू -2 बन गई। जबकि देखो यहाँ पे उल्टा है, इसमें उल्टा है। उल्टा कैसे, ये जो संख्या आपको दिख रही है ये वाली, ये से प्लस में चलती है, ये वाली, इसमें क्या हो जाएगा 10। अब ये 10/1 होता है तो 10 ही होगा, ठीक है, 10/1 होगा तो 10 ही होगा। और अगर 10 नेक्स्ट है देखो 10 डेका हेक्टा, ठीक है, हेक्टा का मतलब हो जाएगा ये 100, ठीक है। फिर एक किलो, ये हो जाएगा देखो 10 टू द पावर 3, यानी 10 टू द पावर 3। एक मिनट, यानी 10 टू द पावर 3, वैसा नहीं है,
इनकी नीचे संख्या हमेशा 1 होती है, ये ध्यान रखिएगा, ताकि ये माइनस में नहीं है। और इस वाली संख्या पे क्या हो जाएगा, माइनस चलेगा नीचे, 1 में आएगी और यहाँ 10 में आएगी, ये संख्या याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किलो तक हो गया था। नेक्स्ट है मेगा। मेगा में क्या होगा, 10⁻6, और उस साइड अगर 1/10⁻6 होगा तो क्या होगा, माइक्रो। ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखो मेगा हो गया, और उसके बाद अगर 10⁻6, 10⁻9 तो हो जाएगा आपका गीगा, और 10 हो जाएगा टेरा, और 10⁻15 तो पेटा, और 10⁻18 एक्सा, 10⁻21 जेटा, और 10⁻24 रहेगा, ठीक है। तो ये था आपके, इनको रिकॉल कीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, ये आपका अच्छा पॉइंट था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वापस कल। थैंक यू।